गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीएड फर्स्ट ईयर के टीचिंग सब्जेक्ट पेडागोजी ऑफ हिस्ट्री के अंतर्गत आज अब हम लेने वाले हैं निदानात्मक परीक्षण। कल हम उपलब्धि परीक्षण देख चुके थे, आज अब निदानात्मक परीक्षण के बारे में हम देखेंगे। तो निदानात्मक परीक्षण क्या है, इसको समझने के लिए हम एक परिभाषा योकम और सिम्पसन की परिभाषा को देखेंगे कि निदानात्मक परीक्षण वह उपकरण है जो शिक्षा वैज्ञानिकों द्वारा छात्रों की कठिनाइयों को ज्ञात करने के और यथासंभव उन कठिनाइयों के कारणों को व्यक्त करने के लिए रचा जाता है। अगर इसी परिभाषा के आधार पर हम समझते हैं तो ये निदानात्मक परीक्षण क्या है, जो बालक की सीखने संबंधी या किसी अन्य प्रकार की जो कठिनाइयां हैं, क्योंकि वो क्यों नहीं सीख पा रहा, किसी विषय विशेष में ही क्यों उसका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है, या सामान्य कमियां क्या हैं जिसकी वजह से वो शिक्षण में पिछड़ता जा रहा है या किसी अन्य कार्य में पिछड़ रहा है। तो इन कारणों को जानने के लिए निदानात्मक परीक्षण का उपयोग किया जाता है। ये शब्द निश्चित रूप से चिकित्सा क्षेत्र से भी निकल कर आया, क्योंकि चिकित्सा क्षेत्र में एक डॉक्टर सबसे पहले किसी भी रोग का निदान करता है, यानी कि उसका पता लगाता है कि आपको क्या बीमारी है, इसके पीछे के लक्षण क्या हैं, कारण क्या है, लक्षण और उसके आधार पर कारणों की खोज करता है, फिर बाद में उसका उपचार पे नहीं जाना, हमें केवल अभी निदान पर जाना है। तो निदानात्मक परीक्षण यही है कि बालकों की शिक्षा संबंधी कठिनाइयां, उसमें क्या शिक्षा से संबंधित शिक्षा के क्षेत्र में क्या बीमारी है, अर्थात उसको क्या कठिनाई है, क्या चीज नहीं आती है, क्यों नहीं आती है, कि उसके पीछे की कमी क्या है, तो उस चीज का पता लगाने के लिए निदानात्मक परीक्षणों का उपयोग किया जाता है। निदानात्मक परीक्षण के उद्देश्य क्या है, हमें इसको समझना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि हम उद्देश्यों को समझते हैं तो हमें निदानात्मक परीक्षण की वास्तविक स्थिति समझ में आती है। तो सबसे पहले है कि व्यक्ति की योग्यता और कमियों की जांच करें, जो हम इस परिभाषा में भी हमने देखा कि किसी व्यक्ति में क्या योग्यताएं हैं। निदानात्मक परीक्षण के माध्यम से इसका भी पता लगा और उसमें क्या कठिनाइयां और क्या कमियां हैं, इसकी जांच इसके माध्यम से आसानी से की जा सके या पता लगाया जा सके। दूसरा है विषयगत कमजोरियों का पता लगाना, कि बालक की किसी भी विषय से संबंधित उसमें क्या कमजोरी है। जैसे गणित से बालक बहुत डरते हैं, अधिकांश रूप से ये होता है कि बालक गणित या नहीं आता है ये, लेकिन अगर निदानात्मक परीक्षण के माध्यम से उनकी उन कमजोरियों के मूल कारणों का पता आसानी से लगाया जा सकता है, यानी कि उसमें कुछ प्रश्न इस प्रकार से प्रदान किए जाते हैं जिनसे कि बालक अपने प्रदर्शन की अंतिम क्षमता तक प्रश्नों को हल करता है, और जहां से उसको समस्या आनी प्रारंभ होती है वहां से वो प्रश्नों को हल नहीं कर पाता है। तो एक मनोवैज्ञानिक इस बात को समझ लेता है कि बालक को कितना समझ में कहाँ तक उसकी विषयगत कमजोरियां कहाँ से प्रारंभ हो रही हैं या कहाँ कौन कौन सी हैं। तो यह बालक की विषयगत कमजोरियों का पता लगाने का बहुत अच्छा साधन है, या इसी उद्देश्य से निदानात्मक परीक्षण का उपयोग किया जाता है। फिर बाद में अध्ययन अध्यापन क्रियाओं में गुणवत्ता परिवर्तन, यानी कि निदानात्मक परीक्षण के माध्यम से न केवल एक बालक या छात्र की कमजोरियों का या योग्यताओं का पता लगाया जा सकता है, बल्कि अध्ययन अध्यापन की जो प्रक्रियाएं हैं उसमें भी परिवर्तन के अवसर प्राप्त होते हैं, क्योंकि निदानात्मक परीक्षण के माध्यम से बालक जिस प्रकार से परफॉर्म करता है, बालक जिस प्रकार से परीक्षण में अपने उत्तर देता है, उसके आधार पर शिक्षक को और शिक्षण प्रक्रिया को एक नई दिशा या उसमें अपनी कमियों का पता लगाने का अवसर मिलता है, यानी कि शिक्षक को भी अपना मूल्यांकन करने का अवसर मिलता है, जिससे कि वह अपनी अध्यापन प्रक्रियाओं में परिवर्तन या उसमें और अधिक गुणवत्ता लाने का प्रयास करता है, उसे अवसर उसका प्राप्त होता है। फिर अध्यापक के कार्यों में सुधार की सुझाव, यहाँ पर अध्यापक किस प्रकार की विधि ले रहा है, उसके शिक्षण करने का तरीका क्या है, इन चीजों को भी समझने का बहुत अच्छा माध्यम ये निदानात्मक परीक्षण। उसके बाद है भाषागत कमजोरियां, यानी कि बालक में, क्योंकि भाषा ही सबसे अहम साधन है, जो किसी भी क्षेत्र में चले जाओ, चाहे आप किसी से संप्रेषण करना चाह रहे हो, किसी विषय वस्तु को पढ़ना समझना चाह रहे हो, किसी को अभिव्यक्त करना चाह रहे हो, और ये सब कुछ भाषा के माध्यम से ही होता है। और यदि यहीं पर कमजोरी है
तो फिर आप सामान्य कमजोरी बालक में मानकर चलिए कि उसे प्रश्नों शब्दों के अर्थ नहीं आएंगे। जैसे कि बालक कोई शब्द का उपयोग सुनता है तो उसको याद है कि हाँ ये शब्द है, लेकिन फिर उसको उसका अर्थ नहीं आएगा तो उसका उपयोग करने में वो झिझकेगा, वो उसका उपयोग नहीं कर पाएगा। तो ऐसे में बालक की भाषागत कमजोरियों के बारे में पता लगाने के लिए निदानात्मक परीक्षण बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। फिर छात्रों के परिणामों के आधार पर पाठ्यक्रम में सुधार, यानी कि पाठ्यक्रम में बालक के क्या परिणाम निकल कर आ रहे हैं, किस प्रकार के परिणाम निकल कर आ रहे हैं छात्रों के, उसके आधार पर पाठ्यक्रम में किस प्रकार के सुधार किए जा सकते हैं, इसके लिए भी सुधारात्मक सुझाव प्राप्त किए जा सकते हैं। इन उद्देश्यों के आधार पर निदानात्मक परीक्षण को तैयार किया जाता है। यानी कि निदानात्मक परीक्षण केवल छात्रों की कमजोरियों का पता लगाने के लिए नहीं किया जाता है। एक अध्यापक की शिक्षण प्रक्रिया को अध्यापक की स्वयं की क्रियाओं और शिक्षण अधिगम प्रक्रियाओं में सुधार के लिए भी इनका उपयोग किया जा सकता है, और एक पाठ्यक्रम में भी परिवर्तन और सुधारात्मक विकास के दृष्टिकोण से भी, सुझाव के दृष्टिकोण से भी इनका उपयोग किया जा सकता है। इसका निर्माण कैसे होता है, इनके निर्माण को 4-5 स्टेप्स में बांटा गया है। सबसे पहला स्टेप तो इसमें यह है कि सबसे पहले तो विषय वस्तु का विश्लेषण किया जाए कि क्या क्या विषय वस्तु किस तरह की, जैसे कि बालक का हमें इतिहास या सामाजिक अध्ययन विषय में ही कमजोर है बालक, उसमें बहुत अच्छा नहीं कर पा रहा, तो पहले हम विषय वस्तु का विश्लेषण करेंगे कि कौन कौन सी विषय वस्तु इसके अंतर्गत दी गई है और उसमें किस किस प्रकार की सूचनाएं सम्मिलित की गई। उसके बाद में है किसी भी विषय, जो विषय वस्तु ली गई है उस विषय वस्तु के मूल्य क्या है, उसके सिद्धांत क्या है, नियम, तथ्य, प्रक्रियाएं आदि क्या है, और कितना वेटेज या उस विषय वस्तु या पाठ्यक्रम के अंतर्गत उन मूल्यों, उन प्रक्रियाओं, उन सिद्धांतों, उन तथ्यों को कितना महत्व दिया गया है, कितना वेटेज दिया गया है। क्योंकि कई बार होता है कि जैसे मूल्य ही बालक को समझ में नहीं आ रहे हैं, तो वहीं पर आकर उस विषय से संबंधित कमजोरी उसको उत्पन्न होने लगती है। तो यही चीज समझना कि उस विषय वस्तु के अंतर्गत किसको कितना वेटेज दिया गया। उसके बाद में विषय वस्तु से जुड़ी हुई समस्त मानसिक क्रियाएं कौन कौन सी हैं, यानी कि बालक के चिंतन, तर्क, मनन आदि के लिए कौन कौन से स्थान यहाँ पर दिए गए हैं, या उसकी ऐसी कौन कौन सी उसके अंदर मूल्य गतिविधियां हैं, कौन सी विषय वस्तु ऐसी है, या कौन से तथ्य ऐसे हैं जो बालक की मानसिक क्रियाओं को दिशा प्रदान या मानसिक क्रियाएं करने पर बाध्य करती हैं। फिर इन्हीं मानसिक क्रियाओं पर आधारित प्रश्न, क्योंकि जब तक विषय वस्तु विश्लेषण हो गया, हमने उनके वेटेज को समझ लिया कि किस तथ्य को, किस मूल्य को कितना वेटेज दिया गया है, उसमें कौन कौन सी मानसिक क्रियाएं की जा सकती हैं, बालक की कौन सी मानसिक क्रियाएं बालक इसमें कर सकता है, उनका जब हमें पता लगता है उसके बाद हम इन्हीं सब पर आधारित प्रश्नों का निर्माण करते हैं। यानी कि प्रश्न ऐसे होने चाहिए जिसमें बालक की मानसिक क्रियाओं को बल मिल सके, मानसिक क्रियाओं के माध्यम से उनका उत्तर उसको देना ही। फिर प्रश्न सरल से कठिन, यानी कि मनोवैज्ञानिक सिद्धांत के आधार पर प्रश्नों का निर्माण किया जाएगा। सरल से कठिन, ज्ञात से अज्ञात की तरफ तो जाएगा नहीं क्योंकि वो ज्ञात होता है, इसीलिए सरल से कठिन के सिद्धांत का पालन करते हुए बालक के प्रश्नों का निर्माण किया जाता है। अब बात आती है कि इसकी प्रक्रिया क्या है, यानी कि इसको किस प्रकार से इसमें क्रिया की जाती है इस निदानात्मक परीक्षण के अंदर। सबसे पहली बात जो इसके अंदर आती है वो उपयुक्त छात्रों का चयन किया जाए कि छात्रों कौन से छात्र हैं जो कि वास्तव में इस कैटेगरी में आते हैं जिनको निदानात्मक परीक्षण की आवश्यकता है, उन छात्रों को इसके अंतर्गत सम्मिलित किया जाए। जनरल आम कक्षा के समस्त छात्रों को इसमें सम्मिलित नहीं किया जा सकता है। अप्रतिभाशाली बालक जिसको कोई कमी नहीं है, किसी प्रकार की कोई कमजोरी नहीं है, और फिर भी अगर आपको उसको परीक्षण लेते हो तो उसका कोई अर्थ निकल कर नहीं आएगा, कोई लाभ उसे प्राप्त नहीं होगा या न शिक्षक को होगा। इसीलिए उपयुक्त छात्रों का चयन होना बहुत अनिवार्य है। उसके बाद में कठिनाइयों की खोज करना, छात्रों को उस विषय में क्या कठिनाइयाँ आ रही हैं इसकी खोज के समस्त स्थलों का पता लगाना, यानी कि उस परीक्षण के माध्यम से ये पता लगाया जाता है कि बालक को किस स्थान पर आकर कठिनाइयाँ अनुभव हो रही है, कहाँ तक वो सहजता से कार्य कर रहा है और कहाँ पर आकर उसको कठिनाइयों का अनुभव हो रहा है। इसका पता लगाना, फिर कठिनाइयों का कारण। बालक ने 10%
पेपर को बहुत अच्छे से किया, फिर उसके बाद से उसकी कठिनाइयों का स्तर आना प्रारंभ हो गया। अब यहाँ पर हमने ये तो समझ लिया कि इस 10 प्रश्नों के बाद में बालक के ये कठिनाइयाँ उत्पन्न हो रही हैं, यानी ये प्रश्न उसके लिए कठिन है। लेकिन अब इस कठिनता का कारण क्या है, इसको इनके माध्यम से उन कारणों का इसमें विश्लेषण किया जाता है। क्योंकि बालक जब उत्तर देता है या उत्तर देने का प्रयास करता है तो उसके आधार पर उसके कारणों के बारे में भी जानकारी हासिल। उसके बाद उपचारात्मक क्रियाएं करना, यानी कि इसके बाद फिर उपचारात्मक क्रियाओं की योजना तैयार की जाती है, स्थापित नहीं की जाती। यानी कि जब तक ये निदानात्मक परीक्षण के परिणाम सामने नहीं आते हैं तब तक उपचारात्मक योजनाएं नहीं बनाई जा सकती। इसीलिए बाद में फिर उपचारात्मक योजनाओं की रूपरेखा तैयार की जाती है और फिर त्रुटियों की रोकथाम का उपाय। उसके बाद उपचारात्मक योजनाओं के निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ की जाती है। उसमें फिर ये ध्यान रखा जाता है कि बालक की प्रयास ही किया जाता है कि जितनी त्रुटियां वो अब तक कर रहा है उसको कैसे रोकथाम की जा सके, उनमें किस प्रकार से उसको सुधार लाया जा सके। अब आगे बढ़ने से पहले, यानी कि इतिहास शिक्षण में निदानात्मक परीक्षण और उसकी उपयोगिता को समझें, उसके पहले हम उपलब्धि परीक्षण और निदानात्मक परीक्षण में अंतर को समझेंगे। उपलब्धि परीक्षण और निदानात्मक परीक्षण के अंतर में सबसे पहला अंतर है वो हम देखते हैं कि विषय विशेष की योग्यता का मापन करना। यानी कि उपलब्धि परीक्षण के अंतर्गत विषय विशेष में बालक कितना जानता है, कितना उसे आता है, कौन कौन से कौशलों के अंतर्गत उसको कौशल का विकास हो चुका है, इसकी जानकारी प्राप्त होती है। जबकि निदानात्मक परीक्षण में बालक की सिर्फ त्रुटियों और उनके कारणों का पता लगाया जाता है। इसमें बालक ने कितना सीखा, कितना जानता, कितना नहीं जानता, इसका कोई मतलब नहीं होता। यहाँ पर मतलब होता है कि बालक जो जिसमें उसको कठिनाई है उसमें क्या त्रुटियां वो करता है और उसके क्या कारण है, इसका पता लगाया जाता है। दूसरी बात आती है कि ये चयन और नियुक्ति प्रक्रिया के लिए उपलब्धि परीक्षण का उपयोग किया जाता है। यानी कि किसी भी विद्यालय में प्रवेश, किसी भी पाठ्यक्रम में प्रवेश के है तो उपलब्धि परीक्षण का प्रयोग किया जाता है। किसी भी स्थान पर नियुक्ति से, पद पर नियुक्ति के उद्देश्य से इसका उपलब्धि परीक्षण का उपयोग किया जाता है। जबकि ये इस परीक्षण, निदानात्मक परीक्षण का उपचारात्मक शिक्षण की व्यवस्था है तो इसका उपयोग किया जाता है। यानी कि निदान जब कारण पता चलता है तो उसका निवारण कैसे किया जाए और किस तरह से होना चाहिए, यानी कि एक दवा के रूप में ये उपचारात्मक परीक्षण कार्य करते हैं। इसके बाद आता है कि उपलब्धि परीक्षण के क्षेत्र व्यापक हैं, क्योंकि इसमें बालक के समस्त विषयों से संबंधित जानकारी, कितना जानता है, कितना नहीं जानता है, कौन कौन से कौशलों का विकास हो चुका है, सभी क्षेत्रों का विकास होता है। इसमें क्षेत्र सीमित है क्योंकि इसमें केवल किसी एक विषय विशेष की कठिनाइयाँ और परेशानियों के बारे में या बालक की किसी भी क्षेत्र विशेष की कठिनाई और उसके कारणों की जानकारी प्राप्त की जाती है। फिर बाद में है इसके मानक राष्ट्रीय स्तर पर, उपलब्धि परीक्षण के मानक राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित किए जा सकते हैं, क्योंकि ये राष्ट्र के या देश के समस्त विद्यालयों के विद्यार्थियों के ऊपर आसानी से प्रशासित किया जा सकता है। मानकों के मूल्यांकन इनके माध्यम से किया जा सकता है, जबकि इनका निश्चित मानक स्थापित करना संभव नहीं है, क्योंकि किसी एक क्षेत्र विषय से संबंधित समस्त बालकों की किसी कठिनाई का एक मानक के आधार पर पता लगाना इसमें संभव नहीं है, क्योंकि बालक को कठिनाइयाँ एक हो सकती है लेकिन उसके कारण अलग अलग हो सकते हैं, उसकी कठिनाइयों के स्तर अलग अलग हो सकते हैं। इसीलिए एक मानक के आधार पर इसका मूल्यांकन करना संभव नहीं है। इसीलिए निदानात्मक परीक्षण का एक मानक स्थापित करना संभव नहीं है। फिर तुलनात्मक मानक स्थापित करना, उपलब्धि परीक्षण के अंदर तुलनात्मक मानक आसानी से उपलब्ध स्थापित किया जा सकता है या प्राप्त किया जा सकता है। प्रशासन इसमें क्योंकि आसानी से तैयार किया जा सकता है, क्योंकि इसमें आराम से तुलना की जाने वाले परिणाम प्राप्त हो जाते हैं, और इसमें ऐसा नहीं है क्योंकि दो बालकों की कठिनाइयाँ एक हो सकती है, वही पहली बात है, लेकिन दोनों के स्तर अलग हो सकते हैं, कठिनाइयों के कारण अलग हो सकते हैं।
इसीलिए इनकी ये तुलनात्मक अध्ययन के लिए उपयोगी नहीं है। फिर ये कक्षा के समस्त छात्रों को प्रशासित किया जा सकता है, यानी कि कक्षा में जितने छात्र हैं सबको प्रशासित किया जा सकता है। उपलब्धि परीक्षण और निदानात्मक परीक्षण केवल समस्याकृत, यानी कि जिन छात्रों को कठिनाइयां हैं उन्हीं पर स्थापित किया जा सकता है, सब पर ये स्थापित नहीं किए जा सकते हैं। फिर समय और उपलब्धि परीक्षण में समय और शक्ति की बचत होती है, क्योंकि यहाँ पर संपूर्ण कक्षा का एक साथ परीक्षण लिया जा सकता है, जबकि इसमें समय और शक्ति अधिक लगता है, क्योंकि हर बालक की कठिनाई और स्तर उसका अलग अलग होता है, उसके अकॉर्डिंग इनका अलग अलग परीक्षण स्थापित किए जाते हैं। फिर बाद में है इसमें मनोवैज्ञानिक दृष्टि से इसमें उपलब्धि परीक्षण में निश्चित समय का निर्धारण किया जा सकता है कि आपको 2 घंटे में 3 घंटे में अमुक परीक्षण को पूरा करना है, जबकि ऐसा उसमें निदानात्मक परीक्षण में नहीं होता है। फिर सबसे अहम बात कि उपलब्धि परीक्षण में कुछ मनोवैज्ञानिक ऐसा मानते हैं कि उपलब्धि परीक्षण के अंदर 6 प्रकार के कार्य होते हैं मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से। ये 6 कार्य कौन कौन से हैं? ग्रेडिंग, यानी कि ग्रेडिंग, बच्चों को ग्रेडिंग देना, ठीक है, A ग्रेड है, B ग्रेड है, A+, B+, जो भी है वो। फिर स्क्रीनिंग कि बालक का मतलब उनका श्रेणी निर्धारित करने में। डायग्नोसिस, यानी कि उनका निदान करने में। फिर रिजेक्शन, यानी कि किसी कार्य को करना है नहीं करना, उस रिजेक्शन को लेकर। फिर इवैल्यूएशन, यानी कि मूल्यांकन। और रेमेडियल मेजरमेंट, यानी कि उनका उपचारात्मक मापन को तैयार करने का जो है प्रक्रिया इस उपलब्धि परीक्षण के माध्यम से तैयार की जा सकती है, जबकि निदानात्मक परीक्षण इस आधार पर देखा जाए तो उपलब्धि परीक्षण का एक भाग मात्र है। आशा करती हूँ कि निदानात्मक परीक्षण आपको समझ में आया होगा, उपलब्धि परीक्षण और निदानात्मक परीक्षण में अंतर समझ में आया होगा। आपको इस आधार पर कि निदानात्मक परीक्षण को स्पष्ट करते हुए उपलब्धि परीक्षण और निदानात्मक परीक्षण में अंतर स्पष्ट कीजिए। ये प्रश्न को आपको हल करना है। धन्यवाद।